नमस्कार, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम, हमारे साथ हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि हरियाणा में अब लोग ऑफिस में बैठकर शराब पियेंगे। एक तरफ जहां बात कर रही थी खट्टर सरकार कि गांव से ठेके कम किए जाएंगे, शराब की दुकान कम की जाएगी, वहीं दूसरी तरफ सुनने को मिल रहा है कि आप ऑफिस में ऑफिशियली जॉब कर रहे हैं, शराब बैठ के पी सकते हैं। तो ये किस तरह का आदेश है, किस तरह का ऑफर दिया जा रहा है? हरियाणा में जिसके बारे में एक कहावत थी कि हमारा देश है हरियाणा, जहां दूध दही का खाना। कि हरियाणा के लोग जो है दूध दही खाते थे, सेहत बनाते थे, हट्टे कट्टे होते थे। और वो देश में आप देखिए हरियाणा और पंजाब के लोग जो है सबसे ज्यादा सेना में जाते हैं। और अब जो है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यानी आरएसएस के कारक हैं जो मनोहर लाल हैं, 10 साल से वहां सत्ता में हैं। और आप देखिए कि उनके नायाब दिमाग में कैसे-कैसे विचार आते हैं। उनके दिमाग में अब एक विचार आया है और उन्होंने इसे इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। उस पे कोई पब्लिक बहस नहीं हुई। लोगों के बीच में वो मुद्दा जाना चाहिए था, विचार होना चाहिए। मोहन भागवत जी को तो कम से कम बोलना चाहिए कि भई हमारे आरएसएस के ये असूल नहीं है। ये दिन-रात ये कहते हैं कि नैतिकता होनी चाहिए, जीवन का स्तर ऊँचा होना चाहिए, संस्कृति होनी चाहिए। और भारतीय संस्कृति की दुहाई देने वाले आरएसएस के प्रचारक ने क्या काम किया? उन्होंने कहा कि अगर किसी ऑफिस में 5,000 लोग काम करते हैं, अगर उसमें उसका एरिया जो है 1 लाख स्क्वायर वर्ग फीट का है, तो वहाँ पर 2,000 स्क्वायर फीट के भोजनालय में या डाइनिंग हॉल में वहाँ पर आप बियर परोस सकते हैं, वाइन परोस सकते हैं और हल्की शराबें बेच सकते हैं। और ये कहकर जो है उन्होंने एक लंबा-चौड़ा एक सिलसिला दे दिया कि आप जो है शराब पीने, शराब बाँटने, कर्मचारियों को पिलाने के लिए स्वतंत्र हैं। अब एक जो सबसे बड़ा अहम सवाल आता है कि हरियाणा की सरकार को क्या ज़रूरत थी कि एक ओर तो वो कह रही है कि हम गाँव में जो है शराब के ठेके कम करेंगे। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले ही पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जो चंडीगढ़ में जिसकी पीठ है, उसने एक ऑर्डर पास किया था कि हाईवेज़ के साथ शराब के ठेके नहीं होंगे, शराब की दुकानें नहीं होंगी। और उसमें था कि हाईवे से 2 किलोमीटर दूर शराब की दुकानें होनी चाहिए। जी, अब जी, उसी जी। हरियाणा में शराब लॉबी इतनी मजबूत है कि उसने ये आदेश वापस करवा दिया और अब दूसरा आदेश आ गया कि दफ्तर में बैठकर आप शराब पी सकते हैं। अगर आप शराबबंदी हुँ, की बात देखें, तो आपको बड़ा अजीब लगेगा कि ऑफ़िस में जो वातावरण होता है, उसमें महिला और पुरुष काम करते हैं और कई ऑफ़िस जो है हरियाणा में या जो जिन्हें हम कहते हैं कि बड़े शहर हैं, वहाँ पर 24 घंटे ऑफ़िस चलते हैं। कंप्यूटर के ऑफ़िस हैं, दूसरे ऑफ़िस हैं, वो 24 घंटे चलते हैं, उसमें लड़के और लड़कियाँ काम करते हैं और अगर वो शराब पिएँगे तो ऑफ़िस के प्रेमिसेस में पिएँगे। तो ऑफ़िस के नियोक्ता, ऑफ़िस में जो उन्हें नौकरी देने वाले हैं, वो उन पर रोक नहीं लगा सकते। और शराब जिसके बारे में माना जाता है कि ये सब बुराइयों की जड़ है, यानी कि उर्दू में शराब का मतलब है जो झगड़े की जड़ हो, शराब। और इसीलिए गांधी जी जो थे, उन्होंने जब हिंदुस्तान का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चलाया था, तो उन्होंने कहा था कि शराब जो है आदमी की सेहत को खराब करती है, उसकी आत्मा को खराब करती है और उन्होंने कहा था कि अगर मुझे 1 दिन के लिए हिंदुस्तान का डिक्टेटर बना दिया जाए, तो मैं देश में शराबबंदी सबसे पहले लागू करूँगा। और इसीलिए गुजरात में आप देखते हैं कि शराबबंदी है, क्योंकि गांधी जी का प्रदेश है। और हिंदुस्तान में शराबबंदी लगाने का जो शुरुआत थी, वो मोरारजी देसाई ने की थी 1954 में, जब वो संयुक्त महाराष्ट्र यानी महाराष्ट्र और गुजरात मिलके एक संयुक्त प्रांत था, वहाँ पर उन्होंने शराब को रोक लगाई और तब ये एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ था कि शराबबंदी पर रोक इसलिए लगाई जा रही है, क्योंकि वहाँ पर वो सरकार चाहती है कि कोली समाज यानी महाराष्ट्र और गुजरात में कोली समाज के लोग जो हैं, वो शराब बनाते हैं। जी। वो शराब काय की हुँ, बनाते थे, जामुन की बनाते थे, अमरूद की बनाते थे, वो जो है शराब एप्पल की यानी सेब की बनाते थे। वो शराब जो है और दूसरी चीज़ें जो थी फल थे, उनकी बनाते थे, संतरों की बनाते थे। संतरी शराब बड़ी फ़ेमस होती है कई जगह। तो वहाँ पर ये कहा गया कि कोली समुदाय को एक उनका एकाधिकार जिस धंधे पे था, उसको रोकने के लिए, अंग्रेज़ी शराब की खपत बनाने के लिए, वहाँ पर जो है मोरारजी देसाई ने शराबबंदी की। अब शराबबंदी सिर्फ़ गुजरात में ही नहीं है। आप देखेंगे कि नागालैंड में नागा लोग जो रहते हैं, हमें बड़ी गलतफ़हमी है कि वहाँ शराब मिलती होगी।
वहां पर शराबबंदी पूरी तरह से लागू है। मणिपुर में लागू है, मिजोरम में लागू है, यहाँ तक कि लक्षद्वीप जो कि केंद्र शासित प्रदेश है उसमें भी शराबबंदी लागू है। और इसीलिए ये शराबबंदी लागू होने और बंद होने का जो सिलसिला है कई बार राजनीतिक कारणों से चलता है। हरियाणा में भी एक बार शराबबंदी हुई थी, आपको याद होगा। चौधरी बंसीलाल की जब सरकार आई तो उनका नारा था शराबबंदी करूंगा, और इस नारे की वजह से वो जीत के आए। पहाड़ों में हम देखते हैं, उत्तराखंड में और हिमाचल में, वहां औरतों ने ही आंदोलन किया कि शराब की बंदी होनी चाहिए, और इस पे वहां पे सरकारें भी बदली, और वहां पर एक तरह से माना गया कि शराब से, शराबी आदमी जो होता है वो शराब जब पीता है और जब शराब का वो आदी हो जाता है तो परिवार पर ध्यान नहीं देता, बच्चों को, बीवी को खाने के लिए पैसे नहीं देगा, वो सबसे पहले शराब बेचेगा। और आपको याद होगा पहले जो है हिंदुस्तान में हर राज्य में 1 तारीख और 7 तारीख जो कि वेतन मिलने की डेट होती थी, उस दिन शराब की सारी दुकानें बंद रखी जाती थी। अब सरकार का ये हाल है कि उनका जो सारा राजस्व है वो 3 चीजों से आता है। पहला राजस्व आता है शराब से, दूसरा आता है पेट्रोल पे टैक्स लगाने से, और तीसरा राजस्व आता है तंबाकू के गुटखे खिलाने से। तो सरकारें जो है इसी कोशिश में है कि लोग शराब पिएं, गुटखा खाएं, और ज्यादा से ज्यादा वो सरकार को अपना जो है जो टैक्स मिले। और इसीलिए 20 साल में देश में शराब की खपत जो है 55% बढ़ गई है। और इसे बढ़ाने में सबसे ज्यादा जो योगदान है वो उस मानसिकता का है जो मनोहर लाल खट्टर की हरियाणा में है। अब उन्होंने जो कहा है कि भाई शराब 24 घंटे मिलेगी, अगर वो उन्होंने उस जो लाइसेंस है उसका नाम है L10F। L10F की जो फीस है उन्होंने 10 लाख रुपए पर साल रखी है, और उनका मानना है कि कम से कम 100 ऑफिसों में शराब मिलेगी। इसका मतलब यह है कि लोग शराब पिएंगे, शराब पिएंगे तो अपनी महिला सहकर्मियों का क्या हाल होगा, क्या औरतें शराब पिएंगी, नहीं पिएंगी। दूसरा, शराब पीने की एक उम्र है, वो शराब खरीदने की उम्र है। हरियाणा में वो 25 साल है, 25 साल से कम उम्र का आदमी शराब हरियाणा में नहीं खरीद सकता। अब आप ऐसी हालत में एक बात सोचिए कि जो लड़के 18 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में दफ्तरों में काम करेंगे, क्या वो शराब नहीं पिएंगे? वो शराब पिएंगे तो कैसे आप ढूंढेंगे भाई ये शराब नहीं पिए? तो एक तरह से शराब पिलाकर सरकार चाहती है कि लोग नशे के आदी बने, नशे के गुलाम बने। और दूसरी जो समस्या खड़ी होगी वो ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइन जारी कर रखी है। विशाखा गाइडलाइन है जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि अभी जैसे महिला पहलवान जो बैठी हैं धरने पे, तो उनके लिए भी यही कानून है कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। तो जहां शराब मिलेगी वहां औरतों का उत्पीड़न होगा या नहीं होगा? औरतों का उत्पीड़न होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। आप देखेंगे शराबी का तर्क ही होता है, वो बुरे काम करेगा या तो मर्डर भी कर देगा और कह देगा जी मैं तो शराब के नशे में था। और शराब के नशे की आड़ लेकर जो है, मैं एक किस्सा मुझे याद आता है कि एक आदमी था, वो शराब पीता था, और शराब पीकर रात को जब देर रात घर लौटता था तो एक जमाने में लोग जो है छतों पर एक साथ सोते थे सामूहिक रूप से गर्मियों में, तो वो जाकर एक पड़ोसन विशेष के बिस्तर में घुस जाता था। तो वो पड़ोसन शोर मचाती थी, तो सारा सब लोग जग जाते थे तो उनमें झगड़ा होता था। और जब झगड़ा होता था तो वो उस लड़के का जो बाप था, जो शराबी था, वो उसे कहता भाई तू क्यों घुस गया? कहता मैं समझा ये मेरी बीवी की खाट है। तो वो कहता था तू कभी जो है शराब पीकर अपनी माँ की खाट में नहीं घुसता, तू अपनी बहन की खाट में नहीं घुसता, इसी औरत की खाट में क्यों घुसता है? तो आप समझिए शराब जो है पीकर आदमी जो है उत्तेजना में या यानी बेहोशी में या मदहोशी में, वो जो है ऐसे काम करता है जिसको कानूनी रूप से बंद किया गया है, जिसको बुरा हम मानते हैं। अब भारतीय संस्कृति क्या कहती है? भारतीय संस्कृति के जो प्रचारक हैं वो बड़ी बात कहेंगे कि देवता भी तो सोमरस पीते थे। वो कहेंगे इंद्र के राज में सोमरस पिया जाता था। फिर ये कहावत आती है कि भाई जो स्वर्ग है, जन्नत है, वहां पर तो बहिष्ठ में जो है शराब की नदियां बहती हैं। तो इस तरह की बातें कह के लोगों के जो अच्छे चाल चरित्र हैं, सरकार का काम है, जो हमने संविधान अपनाया है उसमें नीति निर्देशक सिद्धांत है। नीति निर्देशक सिद्धांतों में लिखा गया है कि आप राज्य जो है देश में शराब और नशीले पदार्थों से लोगों को दूर रखने की कोशिश करेगा। लेकिन इसका मतलब यह है कि खट्टर सरकार कहती है कि हम तो लोगों को जबरदस्ती शराब पिलाने का जो है एक साहस कर रहे हैं, दुस्साहस कर रहे हैं, और जरूर उनको शराब पिलाकर मानेंगे। दूसरी बात ये समझिए कि शराब पीना एक हमारे समाज में टैबू है। एक जमाने में ये होता था, लड़के के जब देखने जाते थे पूछते थे भाई लड़का क्या करता है, शराब पीता है,
तो कहते थे शराब पीता तो शराबी कबाबी है, उसकी शादी नहीं होती थी, उसको समाज में ये दृष्टि से देखा जाता है। अब खट्टर सरकार ने एक नया और कानून पास कर दिया कि अगर आप क्रिकेट मैच हो रहा है तो क्रिकेट मैच में भी शराब बेच सकते हैं, शराब पी सकते हैं, शराब पीकर मजा ले सकते हैं क्रिकेट का। ये उन्होंने कर दिया। अगर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, मान लीजिए कोई बड़ा म्यूजिक प्रोग्राम हो रहा है, वहां पे भी शराब बिकेगी और वहां पर शराब पी के आप हुड़दंग कर सकते हैं। तो सरकार जो है एक तरह से हुड़दंग को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने जो गूगल सर्च किया और दूसरी कानून की किताबें सर्च की, तो मैंने जानना चाहा कि क्या विदेशों में ऐसी व्यवस्था है? अमेरिका तक में व्यवस्था नहीं है कि आप शराब पीकर जो है अपना काम की जगह पर शराब पी के अपना काम कर सकें। वहां पे भी रोक है, ब्रिटेन में भी रोक है, फ्रांस में भी रोक है। यानी दुनिया के वो देश जो कि शराब को अपना सामाजिक और आर्थिक और धार्मिक, यानी ईसाइयत में तो ये है कि बच्चे का जब बपतिस्मा होता है, बैप्टाइज करते हैं, जब उसका संस्कार करके उससे कहा जाता है कि अब तू जो है क्रिश्चियन बन गया है, तेरा क्रिश्चियन नेम है, उस बैप्टाइज में वाइन का इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा कि जब ईसा मसीह का जन्मदिन का समारोह पूरी दुनिया में 25 दिसंबर को मनाया जाता है, तो चर्च में शराब परोसी जाती है, वाइन परोसी जाती है, लेकिन वो सिर्फ एक चम्मच के बराबर दी जाती है। इस हिसाब से नहीं दी जाती कि आप टुल्लो जाओ। अब चूंकि हरियाणा की सरकार चाहती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि शराब लोग पिएंगे, इसके आदी बनेंगे, तो इसीलिए उन्होंने किया है कि भाई तू घर जाके शराब मत पी, अब तो ऑफिस में ही शराब पी। और जितने भी जो शराबी लोग हैं, वो तो इससे बाँझें खुल जाएंगे उनकी। वो कहेंगे खट्टर सरकार से बढ़िया सरकार कोई नहीं है, इस सरकार को ही हम वोट देंगे। और खट्टर सरकार को लगता है कि इस वोटों की लालच में और पैसे भी कमाने की लालच में, दोनों चीजें, तो दोनों की लालच में उन्होंने जो ये शराब की नीति बनाई है, तो इसका मतलब यह है कि वहां की सरकार ने तय किया है कि मद्य निषेध कार्यक्रम सारे बंद कर दिए जाए और सब बंद करके जो है वो जो है शराब पिलाने का ही काम करेंगे। हरियाणा के बहुत सारे चुटकुले आपको याद होंगे, बहुत सारी चीजें याद जी। होंगी। कई जगह जो है जब आप वहां दिल्ली से चंडीगढ़ जाएंगे या किसी भी हाईवे पे जाएंगे, तो सड़क पर एक बोर्ड लगा होता है, उसमें लिखा होता है इंग्लिश, और इंग्लिश के बाद जो है एक निशान होता है तीर का इधर। तो इंग्लिश पढ़ के ही आदमी को समझ आता है कि यहाँ इंग्लिश शराब मिलने वाली है, यही ठेका है। और ये जिन दिनों वहां पर हाईवे पे शराब की बंदी थी, तो मैंने कई जगह देखा, इंग्लिश देखते थे लोग और कहते थे चलो जी अपना मुकाम आ गया, और गाड़ी जो है खेतों की तरफ, गांव की तरफ मुड़ जाती थी और लोग उधर चले जाते थे। तो इस तरह की बात जो है देश में हो रही है। और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी जो कहती है हम देश की संस्कृति के स्वयंभू रक्षक हैं, यानी ये नहीं उन्होंने किसी से अपॉइंट किया, हम स्वयंभू रक्षक हैं, हम ही सब कुछ करेंगे, वो लोगों को शराब पिलाकर बर्बाद करना चाहती है। दूसरी ओर क्रिकेट में छट्टा खिलाकर लोगों को बर्बाद करना चाहती है। तीसरा गुटखा खिलाकर बर्बाद करना चाहती है। तो आप ये समझ लीजिए इन सरकारों के पास कोई दृष्टि नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, कोई भविष्य का कोई कार्यक्रम नहीं है। लोगों के स्वास्थ्य के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी जेब के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके पारिवारिक जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और मैं आपको कह सकता हूं कि आज के समय में सबसे ज्यादा जो यानी कानून का दुरुपयोग हो रहा है वो है रेप कानून। रेप की आड़ में जो है आप किसी भी तरह की रेप की परिभाषा निर्भया के बाद जो है इतनी ज्यादा यानी समझिए सरल कर दी गई कि अगर आप किसी औरत के एक पर्टिकुलर हिस्से को छू भी लेते हैं तब भी वो रेप है, तब भी आपको सजा मिलेगी। तो आप समझिए रेप के फर्जी केस जो मैंने आपको कानून बताया कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट, उसके तहत इतनी शिकायतें दर्ज होंगी कि हरियाणा पुलिस 1 महीने में यानी 12 जून से ये कानून लागू होगा। मैं कह सकता हूं कि 12 बाद जून जुलाई अगस्त तक आकर लोग कहेंगे कि दफ्तरों में, सरकारी दफ्तरों में इतने अत्याचार औरतों पर हो रहे हैं कि रेप की और छेड़खानी की और प्रताड़ना की जो शिकायतें हैं वो जरूरत से ज्यादा हो जाएंगी। और मैं कम से कम कह सकता हूं कि अगर 100 दफ्तरों में ऐसे इस तरह के लाइसेंस दिए जाते हैं तो आप मान के चलिए कि 100 दफ्तरों को 100 से गुणा कर लो, तकरीबन 10,000 नई FIR दर्ज होंगी और वो लोग जो है जेलों में सड़ेंगे। ये मेरा पूरा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इसका पूरा एनालाइज किया है कि अगर शराब जिस तरह से छूट दी जा रही है तो आने वाले दिनों में इसका भयंकर रूप हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि शराब पीने के बाद इंसान का जिस तरह का व्यवहार हो जाता है वो किसी से छिपा नहीं है। छेड़खानी की हरकतें बढ़ सकती हैं, महिलाओं के साथ शोषण की घटनाएं बढ़ सकती हैं, एक अंदेशा लगाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल खट्टर सरकार अपने इस निर्णय से बड़ी खुश है क्योंकि अगले साल वहां पर विधानसभा के चुनाव होने और वो चाहते हैं वो तीसरी बार भी मुख्यमंत्री बने। खैर ये तो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि क्या उनकी सरकार की वापसी होती है या एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ जाती है।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, किसी और एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।